चलिए लिखते हैं। तो हेडिंग पॉलीमर्स, इसको बहुलक बोलते हैं। पॉलीमर्स बहुलक। देखिए पॉलीमर्स जो होता है ये एक अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इसको हम लोग लेते हैं। तो हाँ, पॉलीमर्स चैप्टर को, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हाँ, कभी कभी 2 नंबर का भी रहता है, कभी 3 नंबर का भी रहता है, कभी, है ना। तो ये जनरली 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले पॉलीमर्स का परिभाषा लिखते हैं कि पॉलीमर्स किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए पॉलीमर शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए पॉलीमर 2 शब्द से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर्स। ठीक है, ये जो पॉली है इसका मतलब होता है मेनी। ठीक है, पॉलीमर्स में जो पॉली शब्द है उसका मतलब क्या होता है, मेनी। और ये जो मर्स है इसका मतलब होता है पार्ट्स, है ना, या इसी को आप यूनिट्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि मैनी मतलब अनेक या कई, या कई। ठीक है, पार्ट्स मतलब भाग या इकाई। ठीक है, पॉलीमर्स 2 शब्द से मिलके बना है, पॉली प्लस मर्स, ये ग्रीक शब्द है उससे मिलके बना है। और पूरा जो पॉलीमर्स होता है इसको बहुलक कहते हैं। पॉलीमर्स को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, बहुलक। यह रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट से बना होता है, यानी रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट जो होता है वो कहलाता है मोनोमर्स। यानी अगर आप यहां पर लिखेंगे, जैसे देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम यहाँ इथीन ले रहे हैं, इसकी संख्या N है और इसका पॉलीमेराइजेशन कराया जाता है, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन के द्वारा पॉलीमर बनता है उसको पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये बनता है CH2, इधर देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। ये इस तरह का लगातार यूनिट जुटते चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका N संख्या तक जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने कितना लिया है, N। तो ये इथीन है, देखिए ये क्या है, इथीन है। और यहाँ जो बना है ये बना है पॉलीथीन। क्या ये बना, पॉलीथीन। ये इसको आप मोनोमर कहते हैं, मोनोमर। और यहां जो बना है यही पॉलीमर होता है, ये क्या कहलाएगा, पॉलीमर। इसको हिंदी में एकलक कहते हैं, एकलक। और इसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये पॉइंट्स को आप नोट करिए, फिर हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं।
सबको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या डिफिनेशन लिखेंगे, लिखेंगे थोड़ा सा इस साइड, है ना, ये वाला लिखिए आप इधर, तब तक हम यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। पॉलीमर इज अ large molecule और माइक्रोमोलिक्यूल molecule having high molecular weight which is formed by joining of repeating a structural unit, on large scale, पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल या वेरी लार्ज मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, और माइक्रो मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट विच इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब होता है बृहत पैमाने पर, बहुत अधिक संख्या में, है ना। तो सिंपली हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बहुलक उच्च अनुभार वाले उच्च अनुभार वाला लिखिए, उच्च अनुभार वाला बहुत अधिक बड़ा या बृहत अणु होता है जिसका निर्माण बहुत अधिक पैमाने पर पूर्णावृत्त संरचनात्मक इकाइयों
के इकाइयों को जुड़ने से होता है। क्या लिखा? बहुलक उच्च अनुभार वाला अधिक बड़ा या बहुत अधिक बड़ा भी लिख सकते हैं, बहुत अधिक बड़ा या बृहत अणु होता है जिसका निर्माण बहुत अधिक पैमाने पर पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयों से होता है। इकाइयों के जुड़ने से होता है। बहुत अधिक पैमाने पर पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयों के जुड़ने से होता है। यानी इसका जो निर्माण होगा कि देखिए ऐसा ऐसा, ये जो आप देख रहे हैं इथीन है, तो ऐसा ऐसा कई मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़ते चला जाएगा। तो लार्ज स्केल में बहुत अधिक पैमाने पर जब जुड़ता है तो जो बना है वो क्या कहलाएगा? जो लार्ज स्ट्रक्चर बना है वो पॉलीमर्स कहलाएगा, और उसका एक इकाई जो है वो मोनोमर्स कहलाता है। एक इकाई जो है वो क्या कहलाता है? मोनोमर्स कहलाता है। यानी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल इकाई जो होता है वह क्या होता है? मोनोमर्स होता है। ठीक है, इसको इधर बढ़ा लें। चलिए लिखिए इसको। हो गया। देखिए इसका जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। यानी यहां पर मोनोमर्स लिखेंगे, मोनोमर्स। एकलक, एकलक। द पॉलीमर, द पॉलीमर, द पॉलीमर formed by those repeating structural unit is called monomers, is called monomers। बहुलक का निर्माण, बहुलक का निर्माण जिस पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाई से होता है उसे एकलक या मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एकलक कहते हैं, या उसी को मोनोमर कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल में क्या देखे थे? ये इथीन, पॉलीथीन का है ना, ये देखिए इथीन, यहाँ इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, यहाँ N लेते हैं तो ये किस फॉर्म में आता है? CH2 इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत लिख देते हैं। अब इसकी जो संख्या होता है वो कितना होता है? N टाइम्स होता है। तो N टाइम्स होने के बाद ये चीज आगे बढ़ा करके इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, CH2, ये देखिए CH2, यहाँ जो होता है N आ जाता है, तो ये पॉलीमर हो गया।
यहाँ जो बना ये क्या हो गया, पॉलीमर, यानी पॉलीथीन अगर है तो ये क्या हो गया, पॉलीमर है। इसमें से एक यूनिट जो होगा, ये देखिए CH2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत ये जो सिंगल यूनिट है यही क्या कहलाएगा, मोनोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोनोमर। ये सिंगल यूनिट क्या कहलाएगा, मोनोमर कहलाएगा। ठीक है, इथीन का पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है, जो पॉलीमर्स होता है। क्या बनता है, पॉलीमर्स बनता है जो पॉलीथीन होता है। बात समझ में आए? तो देखते हैं कि किस तरह से ये क्रिया होता होगा, कितने प्रकार के होता है, कैसा इसका ऑरिजिन किस तरह से हो सकता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, ये सब हम लोग को यहाँ पर देखना है। ठीक है, देखिए जिस रिएक्शन के द्वारा मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो किस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे दोज रिएक्शन, दोज रिएक्शन by which those reaction by which monomers are converted into polymers monomers are converted into polymer is known as polymerization reaction, polymerization reaction। ठीक है, यानी वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसके द्वारा एकलक अर्थात मोनोमर एकलक बहुलक में परिवर्तित होता है, बहुलक में परिवर्तित होता है, उसे बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
उसे बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि अगर कोई मोनोमर्स कन्वर्ट करके पॉलीमर्स में जाता है तो किस अभिक्रिया का पालन करता है? वो अभिक्रिया कहलाता क्या है? वो पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन कहलाता है। कैसा अभिक्रिया कहलाता है? पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। मोनोमर कन्वर्ट करके चला जाता है पॉलीमर में, पॉलीमर बदल जाता है ना। तो पॉलीमर जो होता है वह क्या होता है? बृहत अणु है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। यानी उसका देखिएगा तो बहुत सारा सेम प्रकार का या डिफरेंट प्रकार का भी, कभी कभी आप देखिएगा तो कुछ ऐसे होते हैं सेम प्रकार के, अगर स्ट्रक्चरल यूनिट होता है तो होमोपॉलीमर होता है। और जब उसमें अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिया करके तब वो देखिएगा बहुत ज्यादा संख्या में ये स्ट्रक्चर यूनिट जुड़ते जाता है तो वह कहलाता है क्या? वो कहलाता है कोपॉलीमर्स कहलाता है, सहबहुलक कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे कि होमोपॉलीमर किसको कहते हैं, कोपॉलीमर किसको कहते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिएगा कि एक कंडेंसेशन पॉलीमर आएगा जो आगे रिएक्शन के आधार पर भी हम लोग देखेंगे, और एडिशन पॉलीमर, मतलब कई टाइप्स है, ये सब हम लोग को इसमें आगे हम लोग को देखना है। तो देखिए अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, माइक्रोमोलिकुल्स जो होता है ना, सभी माइक्रोमोलिकुल जरूरी नहीं है कि पॉलीमर होगा, समझ गए ना। लेकिन जितने भी पॉलीमर होगा वो सब माइक्रोमोलिकुल होगा। जैसे देखिए, जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल माइक्रोमोलिकुल है लेकिन वो पॉलीमर नहीं है, समझ गए। अब पॉलीथीन जो है वो पॉलीमर भी है और माइक्रोमोलिकुल है, यानी माइक्रोमोलिकुल पॉलीमर हो सकता है, सॉरी पॉलीमर माइक्रोमोलिकुल हो सकता है, लेकिन सभी माइक्रोमोलिकुल पॉलीमर नहीं हो सकता। जिसमें रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होगा सिर्फ वही पॉलीमर होगा। पॉलीमर कौन होगा? जिसमें रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होगा। जैसे सिंपल उदाहरण समझिए कि मानव श्रृंखला बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? एक दूसरे को हाथ पकड़ते हैं, श्रृंखला बनाते चल जाते हैं। मानव का ये श्रृंखला हुआ, नहीं। आप मान लीजिए बीच में गाय आ जाए, नहीं, हाँ बीच में अगर, तो क्या हो गया? मानव श्रृंखला तो वहीं पर भी खंडित हो गया ना। कोई दूसरा आ जाए, कोई बंदर आ जाए, हाँ जो उदाहरण लेना है ले सकते हो, वो तो ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब, एक अगर स्ट्रक्चर रिपीटिंग, मतलब मानव ही आगे फिर जाकर के रिपीट होते जा रहा है तो वो हो जाएगा क्या? मानव श्रृंखला कहता। लेकिन अगर कोई दूसरा आ जा रहा है उसमें तो वो नहीं कहलाएगा, यानी वो अलग चेन कहलाएगा। वैसा ही इसमें भी होता है कि पॉलीमर्स में क्या होता है? रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट है। कोई जरूरी नहीं कि बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल, ये अलग अलग प्रकार के एटम उसमें मिलेंगे, एटम में तो मिलेंगे ही, इसके अलावा इसका रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होगा। क्या होगा? रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होता है। तो जैसे आगे देखिए आप नाइलॉन 6, नाइलॉन नाइलॉन 6 की बात करें, देखो ये पॉलीमर है नाइलॉन 6। अब नाम सुने होंगे तुम लोग, नाइलॉन का तो नाम सब लोग सुना हो, नहीं सुना है? नाइलॉन कपड़ा उपड़ा रहता है, या फिर टायर उर में भी देखते हो CFT टायर, है ना, खूब प्रचार रहता है। ठीक है, हाँ और भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। तो नाइलॉन 6 कैसे बनता है? एगो नाइलॉन 6 होता है, एगो नाइलॉन 6 होता है। तो ये देखिए इसका जो निर्माण होता है वह होता है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड यानी CH2, और ये 4 टाइम्स होगा, यहाँ इधर COOH होगा और यहाँ COOH इधर भी हो। थोड़ा सा इसको इस तरह से दिखाते हैं। देखिए, एक हम यहाँ पर दोनों का नाम जो बोल रहे हैं हम समझिएगा, दोनों नाम बोल रहे हैं, कॉमन नेम बोल रहे हैं,
हेक्सा मिथाइलिन, देखिए ये मिथाइलिन है तो ये हेक्सा, हेक्सा इसीलिए क्योंकि ये 6 होगा, कितने होगा 6 होगा तो हेक्सा हो गया। और इसका नाम हम बोले हेक्सा मिथाइलिन, इसका मतलब ये जो है 6 बार CH2 होगा, कितनी बार 6 टाइम्स CH2, बीच में आप देखो 6 लिखा हुआ है तो ये 6 बार लिखा है CH2 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 CH2, कितनी बार 6 बार। हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन, डाईएमीन, तो डाईएमीन का मतलब इधर भी एमीन है, इधर इधर भी है NH2 NH2 है ना, तो 2 एमीन है इसलिए इसको क्या लिखे डाईएमीन। और ये जो आप देखते हैं इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और इसका ये हम बोल रहे हैं कैसा कॉमन नेम बोल रहे हैं, और IUPAC नेम दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड होगा। कैसे, तो देखो यहाँ पहले इसमें देखोगे, अगर इसको अलग करके लिखेंगे समझिए CH2 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 कितनी बार 1 2 3 4 5, एक और देते 6 हो गया। इधर क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा, फिर इधर भी क्या होगा NH2 होगा। तो अगर इसका IUPAC नेम लिखोगे तो देखो दोनों तरफ सेम है, ये लॉन्गेस्ट चेन होगा, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम लिखोगे हेक्स, हेक्सेन 1,6 डाईएमीन, यही ना लिखेंगे हेक्सेन 1,6 डाईएमीन। अच्छा, अगर इसका लिखना हो तो देखो यहाँ ये है HOOC, मतलब COOH एक साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, आप बीच में 4 कार्बन का चेन है, 4 कार्बन है CH2 CH2 CH2, 4 बार 1 2 3 4, आप फिर COOH, ऐसा है। तो इसका नाम क्या लिखोगे, ये यहाँ से ये कार्बन तो इंक्लूड हो जाएगा इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो यह क्या लिखेंगे हेक्सेन, और ये हो जाएगा 1,6 डाइओइक एसिड, या ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर देखो ये पूरा को ब्यूटेन लिख देंगे और 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख देंगे, वो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं। तो देखो हम लोग को क्या करना है कि इस दोनों को मिलाने के बाद, मतलब मिलाना ना क्या, पॉलीमेराइजेशन कराने के बाद, पॉलीमेराइजेशन, बहुलीकरण इसको बोलते हैं। पॉलीमेराइजेशन करने के बाद देखिए क्या बनता है, इसका O और इसका H, तो देखो इसका एक H को हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ जो है 2 H है, तो एक H को हम क्या करते हैं इसके साथ थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, ये अपनी सुविधा के लिए कर, ठीक है। एक H को इधर रखे, इसका OH इसका H वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है तो यहाँ साइड प्रोडक्ट के रूप में ऐसे लिख देते हैं H2O, और चूंकि ये N टाइम्स बाहर होगा क्योंकि N मॉलिक्यूल क्या हुआ है, यहाँ से पार्टिसिपेट हुआ है कितना N, ये भी N और ये भी N, समझ गए, इसकी संख्या जो है दोनों का कितना हम लोग लिए हैं N, तो यहाँ पर N लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी N लगा देंगे, ठीक है। तो ये N बाहर हो गया। अब क्या क्या बना है देखिए, इधर का इधर इधर वाला देखिएगा ध्यान से, ये NH2 है, तो एक हाइड्रोजन तो अगर दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा है ना, किसका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, तो एक H इसका अपना जो नाइट्रोजन के पास बचा हुआ रह जाएगा उसको ऐसे ऊपर लिख देते हैं, एक बचे रहेगा, एक तो भाग गया है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ देते हैं, है ना, और ये इस तरह के बॉन्ड छोड़ करके स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए कितना कार्बन है यहाँ CH2 कितने टाइम्स बोलो 6 टाइम्स, तो यहाँ 6 टाइम्स लिख दीजिए,
फिर यहां पर इसका N है तो ये N आ जाएगा, इसका एक H रहेगा, एक H वाटर मॉलिक्यूल में गया है ना। तो अब यहां से बॉन्ड इसके साथ डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो देखिए ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, इस OH के साथ, ये O के साथ क्या था, सिंगल था, तो ये तो वाटर मॉलिक्यूल बना लिया है, तो ये बच गया है, तो डायरेक्ट यहां जुट गया है। और साथ में CH2 कितना टाइम्स है, तो ये इसका 4 टाइम्स। फिर इधर क्या बचेगा, वही है, कार्बोनाइल एक बचेगा, और OH तो भाग गया है, पार्टिसिपेट किया है किसके साथ, H के साथ, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में यहां ले लेंगे। आ चूंकि ये N मॉलिक्यूल भाग लिया है तो यहां पर N लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो बना है यही कहलाता है नाइलॉन 6, यानी ये पॉलीमर है, और ये कहलाता है क्या, नाइलॉन 6। ये 6 क्यों, तो 6 कार्बन इधर भी है और 6 कार्बन इधर भी। ये जो बॉन्ड बना है ये पॉलीएमाइड, क्या बना, पॉलीएमाइड, मतलब ये एमाइड बना है, ये जो देख रहे हैं ना एमाइड का बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन है और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये पॉलीएमाइड होता है। तो इसीलिए ये कहलाता है नाइलॉन 6, इसको बोलते हैं क्या, नाइलॉन 6 इस 6 कार्बन के लिए, इधर भी 6 कार्बन है उसके लिए। कैसे 6 है, तो 4 यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 6 आ रहा है, इसलिए नाइलॉन 6 बोल, ठीक है। तो ये कहलाता है पॉलीमराइजेशन। आगे भी हम बात करेंगे, अभी तो एक दो एग्जांपल ही जस्ट आपको बता रहे हैं।
हो गया, आगे बढ़े। इसको ऊपर बढ़ा ले, ये रहने देते हैं, इसको ऐसे बना लें। देखो, अगला कोई उदाहरण हम लेते हैं, जैसे विनाइल क्लोराइड। पीवीसी पाइप का नाम सुने होंगे, पीवीसी, तो उसका क्या पूरा नाम है? पीवीसी जो होता है वो क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। तो ये विनाइल क्लोराइड से प्राप्त होता है। तो विनाइल क्लोराइड क्लोराइड का क्या सूत्र होता है, देखो समझो। ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्लोरीन रहता है, ये क्लोरीन इस तरह से। तो ये हो गया विनाइल क्लोराइड। इसी का नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड। ये है विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसका अगर IUPAC नेम लिखोगे तो क्या लिखते? यहां से 1, ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 1 क्लोरो इथीन, यही ना हो। यहां पर जो ये देख रहे हैं जिस पर ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी sp2 होता है। तो कह रहा है कि विनाइल क्लोराइड को समझिए, इसका जब पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, इसको सिस्टमेटिक ध्यान से देखिए, सुविधा के लिए इस क्लोरीन को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, और इसका पॉलीमराइजेशन कराया जाता है। किस प्रकार का, यहां लिखेंगे पॉलीमेराइजेशन, बहुलीकरण अभिक्रिया। जब इसका पॉलीमराइजेशन कराया जाएगा, ये कितना मॉलिक्यूल लिया जाएगा? N मॉलिक्यूल। N मतलब बहुत ज्यादा, है ना। N मॉलिक्यूल जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर ये CH2 और सॉरी CH नहीं, यहाँ CH2 तो नहीं होगा, इसमें CH ही रहेगा। ये क्लोरीन, अब देखो बीच का जो डबल बॉन्ड है उसको केवल हटा देना, और यही जो होता है इसका एक दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाता है, तो वो नेक्स्ट इसी तरह का जो अदर मोनोमर्स है आकर के जुड़ते जाता है और ऐसा ऐसा चैन बना लेता है ना। तो यहां पर कितना लिए? N है, तो ये क्या हो जाएगा? N। तो यही कहलाता है PVC। यही हो गया क्या? पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या कहलाया? पॉलीविनाइल क्लोराइड। किससे लेकर के गए थे? विनाइल क्लोराइड से। तो इसका मोनोमर क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड से किसमें परिवर्तित किया गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो स्ट्रक्चर यूनिट है, यहाँ एक यूनिट हम दर्शाए हैं, और ऐसा ऐसा हजारों यूनिट होता है। रिपीटिंग यूनिट हजारों होगा। मतलब अगर आप इसको देखना चाहें तो कुछ यूनिट को हम यहां पर दिखा देना चाहते हैं। ये देखिए, ये ऐसे होता है CH2 CH, ये क्लोरीन, फिर आगे बढ़ेगा ऐसे आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा? CH2 CH, और यहाँ क्लोरीन, फिर आगे आएगा CH2 CH, ये क्लोरीन, फिर आगे बढ़ेगा CH2 CH, ये क्लोरीन, फिर आगे बढ़ा, ऐसे से बहुत संख्या, है ना। देख रहे हैं ना। अगर यहां पर कितना लिए हम? N लिए हैं, तो N टाइम्स होगा, बढ़ते जाएगा, समझ ना। ये लार्ज स्केल में होता है, ये स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट होता है। यही क्या होता है? या रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं इसको, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। और यही कहलाता है क्या? मोनोमर। रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट जो होता है, जैसे ये CH2 CH, यहाँ Cl, इस देख रहे हैं ना, ऐसे ना आएगा। तो ये जो होगा यही क्या होगा? मोनोमर होगा, मोनोमर। एक एकलक इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकलक, ठीक है। लिखिए इसको भी।
हो गया। इसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमेराइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स लिखेंगे ना। यहाँ लिखेंगे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, बहुलक का वर्गीकरण, बहुलक का वर्गीकरण, बहुलक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। देखिए, तो इसका कई क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें सबसे पहला है सोर्स के आधार पर। सोर्स मतलब स्रोत, है ना। उसके आधार पर इसका वर्गीकरण अगर देखा जाए तो तीन प्रकार का होता है। एक होता है, पहला होता है नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, यानी अर्ध संश्लेषित उसको कह सकते हैं, है ना। कुछ प्राकृतिक और कुछ सिंथेटिक मिला करके बनता है तो उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। और एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर, जो पूर्ण रूप से मानव द्वारा केमिकल चेंजेस के द्वारा उसको बनाया जाता है, तो वह कहलाता है किस तरह का, सिंथेटिक पॉलीमर्स कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, या क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन on the basis of source, सोर्स, सोर्सेस लिखते स्रोतों, स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण, स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण। इसमें जो आता है पहला, ये कहलाता है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर्स, प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। अर्ध अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित बहुलक। और तीसरा होता है सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर। ये होता है संश्लेषित बहुलक। तीसरा सिंथेटिक पॉलीमर, ये या इसी को मैन मेड पॉलीमर भी कहते हैं, मानव निर्मित, वही ना संश्लेषित हो। पहला नंबर का डिफिनेशन लिखेंगे। पहला नंबर नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर।
प्राकृतिक बहुलक। नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। लिखेंगे दोज पॉलीमर, दोज पॉलीमर which are found, which are found in plants and animal is called natural polymer, natural polymer। वैसा बहुलक, वैसा बहुलक जो पादपों एवं जंतुओं में पाया जाता है, प्राकृतिक बहुलक कहलाता है, प्राकृतिक बहुलक कहलाता है, प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। वैसा बहुलक जो पादपों एवं जंतुओं में पाया जाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक बहुलक। जैसे आप प्रोटीन उदाहरण में ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रबर, etc। ये सभी किस तरह का होता है? ये सब पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाला पॉलीमर होता है। इसके अलावा अगला जो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। हाँ, कहाँ? अब प्रोटीन जो है वो कहाँ से है? प्रोटीन नहीं आ सकता है। प्रोटीन होता है कि नहीं रहता है? सेलुलोज पौधा में रहता है, रबर का भी प्लांट होता है। नहीं, रबर का नहीं होता। चलिए अगला, तो जल्दी से पॉइंट उसको बनाइए। ये हो गया सेमी सिंथेटिक, पॉलीमर्स। ये कहलाता है अर्ध संश्लेषित, बहुलक। इसको परिभाषा में लिखिएगा, क्या लिखिएगा? द सेलुलोज डेरिवेटिव, पॉलीमर is called as semi synthetic polymer। सेलुलोज व्युत्पन्न
से उत्पन्न बहुलक को अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा तो जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट इत्यादि। ये सब कैसा होगा, सेमी सिंथेटिक। और जो मैन मेड होता है यानी सिंथेटिक पॉलीमर, संश्लेषित बहुलक, दोज पॉलीमर which is formed by man through chemical changes, through chemical reaction is known as synthetic polymer। वैसा बहुलक जिसका निर्माण मानव के द्वारा रासायनिक परिवर्तन से होता है, संश्लेषित बहुलक कहलाता है। संश्लेषित बहुलक कहलाता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, अभी लिखे ना, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन आप यूज कर सकते हैं, नाइलॉन 6 ETC। ये सब कैसा हो जाएगा, ये सभी मानव निर्मित पॉलीमर होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्लास में और आगे बताएंगे।